नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन एक तरफ अच्छी तो दूसरी तरफ बुरी खबर लेकर आया है। अच्छी खबर पहले बताता हूं। अच्छी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से मोदी गदगद हैं कि उनके दोस्त को फिर से सत्ता पर बैठने का मौका मिल गया। आप याद कीजिए, पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने क्या नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। और ये नारा यहां हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वहां अमेरिका में जाके उन्होंने दिया था। डोनाल्ड ट्रंप उस समय राष्ट्रपति थे, चुनाव का वक्त था 2020, याद कीजिए। और उस वक्त इन्होंने ये नारा दिया था और जाकर हाथ उठाते हुए ये नारा देते हुए नजर आए थे नरेंद्र मोदी। लेकिन उस वक्त ट्रंप हार गए थे और इस बार मोदी प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, मगर दोस्त के जीतने की खुशी उन्होंने अब अपने सोशल मीडिया हैंडल पर व्यक्त कर दी है। तो अच्छी खबर आपने सुन ली। अब बुरी खबर यह है कि राहुल गांधी ने आज मोदी पर एक और बड़ा हमला किया है, लेकिन इस हमले में किसी का नाम लेने की जगह राहुल गांधी सीधे देश को उन्होंने बताया है कि फिर से गुलामी का दौर किस तरह लाया जा रहा है देश में, उसका एक एग्जाम्पल राहुल गांधी ने पेश किया है। आप जानते हैं कि अब तक राहुल के संविधान और लोकतंत्र बचाने के दांव का जवाब मोदी या बीजेपी नहीं दे पाई है और अपनी लाचारी में उसने राहुल को ही संविधान विरोधी साबित करने की कोशिश की। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देकर यह बताया है कि कैसे भारत को फिर से नई गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, उसका जवाब मोदी कैसे देंगे ये देखना होगा। आपको बता दूं कि आज दो अखबारों में, एक हिंदी अखबार दैनिक जागरण और दूसरा इंग्लिश अखबार इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों अखबारों में राहुल गांधी का लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें राहुल गांधी ने बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एकाधिकार यानी मोनोपोली से भारत की आवाज को कुचला था। सारे संसाधनों पर उसी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था और सारे नियम उसी के हिसाब से तय होते थे। अब फिर से वैसे ही व्यापार में मोनोपोली देखा जा रहा है और इस मोनोपोली को भारत के लोग कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे अपने डर से बाहर निकल सकते हैं, ये राहुल गांधी ने अपने उस आर्टिकल में बताया है। तो सुबह सुबह राहुल गांधी का लेख आया। दिन में राहुल गांधी नागपुर, महाराष्ट्र में जो विदर्भ का एरिया है, नागपुर जानते हैं सेंटर है, आरएसएस का गढ़ है, और वहां उसी नागपुर में आज संविधान सम्मान सम्मेलन था। जी हां, संविधान सम्मान सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में राहुल गांधी अपना भाषण देने के लिए पहुंचे थे। और वहां इस अभी देख रहे हैं न्याय का अधिकार, यहां पर राहुल गांधी ने बहुत गंभीर बातें कही हैं। जरा सुन लेते हैं, एक आध मुद्दों को जरा छूते हैं, टटोलने की कोशिश करते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी यहां पर नागपुर में। अब मोदी जी कहते हैं, आपने सुना होगा, जब भी मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, मोदी जी कहते हैं देखिए राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं ना, मैं देश को बता रहा हूं कि 90% लोग इस देश की प्रगति में शामिल ही नहीं है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। 100% करेक्ट। अच्छा, अगर आपको देखना है, अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे। जेल में, मनरेगा की लाइन में, मैन्युअल लेबर में। ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो इमारतें बनती हैं, ये जो इमारत बनी है, ये 90% ने बनाई है। ये जो है ये 90% ने बनाया है, मगर इसका फायदा उसको नहीं मिला, इस इमारत का फायदा उसको नहीं मिला। बस तो यही सवाल है, यही सवाल मैं उठा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं मुझे जहां भी जाता। तो मजे आ रहे हैं मुझे, यहां पर कह रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इसी सभा में, इसी सम्मेलन में एक और बात और चुनाव आयोग, चुनाव को से रिलेटेड बातें कही हैं। जरा वो भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है इस पिटारे में दोस्तों, जरा उसको भी सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है,
अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। तो इससे हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, ये सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं। इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। तो सुन रहे थे आप यहां पर संविधान की बात, संविधान की कॉपी को दिखाते हुए यहां राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये संविधान नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। राजाओं महाराजाओं के पास इलेक्शन कमीशन नहीं होता था। इलेक्शन कमीशन का जिक्र यहां पर राहुल गांधी ने स्पेशली क्यों किया है आप समझ सकते हैं। इसके बाद अभी शाम को राहुल गांधी मुंबई में हैं, जहां एमबीए का घोषणा पत्र जारी होगा और साथ ही स्वाभिमान रैली भी निकाली जा रही है। उसी रैली में इस वक्त कार्यक्रम चालू हो चुका है और वर्षा गायकवाड़ शायद बात वहां बोल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी जब अपनी बात रखेंगे तो हम सीधे आपको वहां तक लेके चलेंगे, लाइव ले चलेंगे। तो राहुल के इस वार से सबसे ज्यादा तकलीफ नरेंद्र मोदी को होगी, क्योंकि तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद भी नरेंद्र मोदी अपनी मनमानी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है और अब अगर झारखंड और महाराष्ट्र में सत्ता नहीं मिली तो फिर मोदी सेंटर में यानी केंद्र में भी कमजोर हो जाएंगे। महाराष्ट्र में तो महायुति पहले से ही कमजोर अपनी मानी जा रही है, अपनी दरारों के कारण कमजोर हुई है। आप जानते हैं कि वहां 3 अलग अलग पार्टियां हैं, जिसमें एनसीपी है, अजित पवार गुट, और दूसरा शिवसेना शिंदे गुट है और बीजेपी है। इन तीनों में दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। वैसे आपको एक खबर और बता दूं कि आज अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और उसमें भी एनडीए को मुश्किल होगी, जबकि एमवीए वहां मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी को मराठी समेत दूसरे अखबारों में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने का यह आदेश दिया है और यह बताने का निर्देश दिया है कि जो आपके पास घड़ी चुनाव चिन्ह है उसके आवंटन का मुद्दा अभी अदालत में विचाराधीन है। यह आप लिखिए, यानी डिस्क्लेमर लिखिए कि यह घड़ी चुनाव चिन्ह तो है लेकिन इसका मुद्दा यह हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अभी विचाराधीन है अदालत में। अदालत ने आदेश के 36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निर्देश दिया है। साफ साफ डांटते हुए, फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात आज कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अजित पवार से कहा था कि वो अपने पोस्टर जहां जहां लगा रहे हैं वहां चुनाव चिन्ह के साथ डिस्क्लेमर दें, और अब फिर से यह निर्देश मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार को बुलडोजर की कार्रवाई पर अदालत से, सुप्रीम अदालत से आज फटकार लगी है। कोर्ट ने सड़क चौड़ी करने के लिए घर गिराए जाने पर कहा है कि पीड़ितों को 25 लाख का मुआवजा दे। यहां साफ साफ फाइन, जी हां, मुआवजा नहीं, ये कहें तो फाइन है। और इसलिए क्योंकि आप बिना देखे आनन फानन में घर गिरा देते हैं और आपने बुलडोजर कार्रवाई कर दी। सरकार मुआवजा तो दे देगी, लेकिन जिस तरह बुलडोजर मामले में बीजेपी को फटकार लगी है, इससे पहले कल मदरसा बोर्ड एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, याद कीजिए, उसमें भी बीजेपी बैकफुट पर थी। ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि बीजेपी की मनमानी पर अंकुश लग रहा है और जिस निरंकुशता के साथ 10 साल मोदी राज चला है, अब उसमें बदलाव दिख रहा है। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज 370 आर्टिकल 370 जो हटा दिया गया, आर्टिकल 370 को बहाल करने वाला बिल आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हो गया है। अब गेंद जो है जम्मू कश्मीर के इस 370 का मामला जो है वो केंद्र के पाले में है। लेकिन इन सब के बीच जब फटकार लग रही है, जब बाकी चीजें हो रही हैं, तो उधर झारखंड में हेमंत सोरेन आज सीधा हमलावर थे नरेंद्र मोदी पर और गुजरात पर।
और गुजरात यानी जिधर आज आर्टिकल में राहुल गांधी, जो सुबह सुबह उनका आर्टिकल था, उस आर्टिकल में राहुल गांधी ने इनडायरेक्ट रूप से मोनोपोली, बिजनेस मोनोपोली की जो बात कर रहे थे, उसमें सीधा हमला उनका अडानी के ऊपर था और नरेंद्र मोदी के ऊपर था। उसी अडानी और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और ये राज्य गुजरात, इसको लेकर हेमंत सोरेन ने आज क्या कुछ कहा है, जरा इसको भी सुन लेते हैं। आइए सुनिए हेमंत सोरेन को। ये भ्रष्टाचार सरकार बोलते हैं। इनको पूछिए गुजरात में इनके व्यापारी मित्रों का जो बंदरगाह है वहां चरस गांजा अफीम उतरता है और अचानक गायब हो जाता है। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना पुलिस, कहीं कुछ नहीं होता है। गुजरात में लोग जेल से धमकी देते हैं। आज दुबई में, मलेशिया में लोग बैठ करके भारत के लोगों को धमकी देते हैं, झारखंड के लोगों को धमकी देते हैं। ये हालत है। सुप्रीम कोर्ट में कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है आसाम जैसा लोग सरकार एक जाति विशेष लोगों को ही विरोधी बनाता है, उस पर कार्रवाई होता है। छठ पूजा भी है, अभी कल परसों दिवाली हुआ, अभी यूपी का चुनाव को बढ़ा दिया गया। वो इसलिए बढ़ा दिया गया कि वहां का मुख्यमंत्री को वहां प्रचार करने का जरूरत ना पड़े और यहां आके प्रचार करे। और ये लोग यहां आके प्रचार करते हैं और बुलडोजर में खड़ा होकर प्रचार करता है। अगर हम लोग का सरकार बना तो हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ डोजर ही डोजर चलाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। तो सुन रहे थे आप यहां सीधे हेमंत सोरेन को, साफ साफ हमलावर, और क्या क्या कुछ कर रही है केंद्र सरकार, क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ यहां बताते हुए हेमंत सोरेन। तो झारखंड में जो चल रहा है और उधर महाराष्ट्र में, इधर सुप्रीम कोर्ट में, और इन सब अगर ट्रायंगुलर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार फंसी हुई है। और इन सब के बीच राहुल गांधी के लेख से लेकर नागपुर और मुंबई की सभाएं और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी को जो अदालत से फटकार मिली है, उसके बाद क्या चुनावों पर इसका असर देखने को मिलेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बिगाड़ दिया खेल, क्योंकि कल से लेकर आज तक जो कुछ यहां पर बिल्कुल बिना ब्रेक की जो गाड़ी चल रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रेक लगाने की कोशिश की है, उसका कितना असर पड़ने जा रहा है इस चुनाव पर, यह देखेंगे। क्या बदल गया है चुनावी माहौल, यह भी समझेंगे। ये सारी चीजें आइए समझें। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि इस प्रोग्राम के ठीक बाद यानी 8:30 बजे से आप हेमंत सोरेन का इंटरव्यू देखना मत भूलिए। हेमंत सोरेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और उनके जेल से आने के बाद, मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद, यह पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसका आपको हमने कल एक छोटा सा टीजर दिखाया था, वो अभी फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार देख लीजिए फिर से, और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। और कैसे बिगड़ रहा है खेल, कैसे चुनाव में सुप्रीम कोर्ट बिगाड़ रहा है खेल और कैसे ये चुनाव का माहौल बदल रहा है, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस टीजर को देखिए, हेमंत सोरेन पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डीबी लाइव को देखिए। 31 जनवरी शाम को एक वीडियो जारी होता है, ईडी जो है उसकी छापेमारी हो चुकी है और वो शायद गिरफ्तार कर ले। बड़े आश्चर्यजनक तरीके से हमारे इस देश की एजेंसियां काम कर रही हैं। जब सत्ता में हैं, जब आप जेल में गए थे तो मुख्यमंत्री आप नहीं थे, समस्याएं आपने सुनी, देखी। अभी इलेक्शंस के बाद अगर आप दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे मेजॉरिटी के साथ, तो ये जो जेल रिफॉर्म्स है, जो पुलिस रिफॉर्म्स है, एक जो प्रोसेस इज अ पनिशमेंट, कि जेल में रख दो, धाराएं लगा दो, इतनी गवाही लगा दो कि वो 15 साल 20 साल उसकी जमीनें बिक जाए। उमर खालिद पड़ा हुआ है ना अपना, 4 साल हो गए अभी तक ट्रायल में। ईडी का प्रेशर आप लोगों ने झेला, पार्टी तोड़ने और घर तोड़ने, ये दोनों प्रेशर भी आपने झेला, और इन सब के बीच ये चुनाव, खुद को कितना मजबूत पाते हैं आप? देखिए, झेलने में कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इतने हम लोगों ने संघर्ष किया है, तो ये सब बहुत छोटे मोटे चीज़। हेमंत जी, हम लोग चुनाव के दौर में हैं। जो छात्र इम्तिहान देता है उसको मालूम होता है कि नंबर कितने आएंगे। मार्क्स देंगे हमारे इस राज्य की जनता। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि अचानक चंपाई सोरेन जी को? तो आज आपको क्या लग रहा है, ये अचानक है कि मजबूरी रहा है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी? आपका कहने का मतलब है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब से संपर्क में थे बीजेपी के? 1 मिनट में न चावल पकता है न रोटी पकता है। 1 मिनट में न चावल पकता है न रोटी पकती है, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन। यानी
चंपाई सोरेन क्यों गए, ये सब कुछ बताएंगे इस इंटरव्यू में। आप सब कुछ देखिए। इसके बाद, इसी कार्यक्रम के बाद 8:30 बजे से हेमंत सोरेन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ डीबी लाइव पर आप इस थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन यहां कैसे बिगड़ रहा है खेल, कैसे बदल रहा है ये चुनाव, आइए जरा चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राजू पारुलेकर साहब जुड़े हुए हैं सीधे महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे साथ। राजू जी, आपका स्वागत करता हूं। इधर दिल्ली से 3 साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं। और साथ में उधर इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। आप तमाम साथियों का स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा जरा शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। ये सुबह सुबह आज दिन भर, क्या राहुल गांधी ने पहले से ये सोच रखा था कि जगोगे तो मुझे पढ़ोगे और सोने जाओगे तो मुझे सुनोगे? क्योंकि सुबह सुबह आर्टिकल, उसके बाद उनका भाषण होता है इधर नागपुर में संविधान पे, अभी सुन लिया, उसका छोटा 2 अंश आपने देख लिया। और अभी से थोड़ी देर बाद जब हम ये कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ेंगे तो राहुल गांधी वहां बीकेसी में, मुंबई में भाषण दे रहे होंगे, स्वाभिमान सभा में। तो ये क्या है, अब क्या एक्टिव, पूरे फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, और उसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? शकील जी। जी देखिए, असर तो पड़ रहा है। आज जिस तरह उन्होंने नागपुर में अपनी बात रखी, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। राहुल गांधी ने वहां साफ तौर पर कहा कि 25 लोगों के 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं, और जिनके पैसे माफ होते हैं वो देशभक्त कहलाते हैं। अडानी का उन्होंने नाम लिया। और अगर कोई किसान, कोई छोटा व्यापारी अपना लोन बैंक को वापस नहीं कर पाता, इंटरेस्ट नहीं दे पाता, तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। राहुल ने कहा कि इस देश में जो 90% लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। आप सम्मान की बात करते हो, मोदी जी सम्मान की बहुत बात करते हैं। आप सम्मान की बात करते हो, बिना शक्ति और धन के सम्मान का कोई मतलब नहीं। राहुल ने आज जाति जनगणना, जो कल उन्होंने तेलंगाना में भी कहा था, आज उस बात को और आगे बढ़ाया है। और राहुल का अब ये जो है एक बड़ा एजेंडा है कि जाति गणना जो है वो करवा के मानेंगे। राहुल ने यहां भी कहा कि मैं जब जाति गणना की बात करता हूं तो मोदी जी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको करवा के मानूंगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि न्यायपालिका में कहां है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मीडिया में कहां है। उन्होंने एक उदाहरण और दिया कि कल दिशा की बैठक में जब रायबरेली में शामिल हुए तो उन्होंने अफसरों का परिचय पूछा और मालूम पड़ा कि इन अफसरों में कोई भी दलित पिछड़ा नहीं है। जिला रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मीटिंग में कोई दलित पिछड़ा नहीं है, जबकि इनकी जो जनसंख्या है वो 70-80% के आसपास है। 70% का कोई जिला कलेक्टर में कोई प्रतिनिधि नहीं है। राहुल, देखिए, आपने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक, और न केवल सुबह से लेकर शाम तक बल्कि अमेरिका तक, राहुल तो राहुल है जी। आज मोदी जी ने भी ट्रंप को बधाई दी, बाकी लोगों ने भी दी और राहुल ने भी दी। लेकिन राहुल ने यहां पे अपने देश के जिन गरीबों की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासियों की बात की, तो वहां पे उन्होंने ट्रंप को बधाई देते हुए भी भारतवंशी कमला हैरिस की बात की। उसी सेम ट्वीट में उन्होंने कमला हैरिस से भी कहा, कोई बात नहीं, लड़ो, आगे फिर देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हारे हुए आदमी के नाम का जिक्र तक नहीं करता कोई, लेकिन वो भारत की बेटी है। उन्होंने लिखा था कि मेरी मां 19 साल की उम्र में अकेली अमेरिका आई थी, साइंस की पढ़ाई करके। वो नेहरू का युग था, देश में साइंस का माहौल था। नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर की बात की थी। उस साइंटिफिक टेम्पर के माहौल में साइंस पढ़ के, बायोलॉजी में थी उसकी मदर, जीव विज्ञान में बड़ा काम किया है उन्होंने। तो वो 19 साल की उम्र में
और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका पहुंची थी अकेली। जी। तो कमला हैरिस एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने नहीं चुना, 235 साल का करीब इतिहास हो गया उनके राष्ट्रपति चुनाव का, लेकिन 235 साल में एक भी महिला को उन्होंने नहीं चुना। और सीखना चाहिए उन्हें दक्षिण एशिया से, हमारे ईस्ट से, पूर्व से। यहां पे इंदिरा गांधी, इंडिया में पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, बांग्लादेश में शेख हसीना, श्रीलंका में भंडार नायके, ये प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। और अमेरिका में 235 साल में कोई महिला को मौका नहीं दिया, और ब्लैक को भी केवल एक दिया, बराक ओबामा को। यहां दोनों कवर हो रहे थे, महिला भी और गैर श्वेत भी, नॉन वाइट भी। लेकिन महिला सशक्तिकरण के मामले में पीछे रहे वो हमसे, लेकिन राहुल पीछे नहीं रहे। मूल मुद्दा, मूल स्वर और मूल फर्क यही है कि राहुल पीछे नहीं रहे। राहुल ने अपने हिंदुस्तान की बेटी को मुबारकबाद दी और कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लड़ी, शाबाश, आगे फिर देखेंगे। ये बड़ी बात होती है, हारे हुए आदमी का साथ देना, उसके साथ खड़ा होना मुद्दों के ऊपर। तो राहुल जो हैं, आप चाहे जितनी उनकी आलोचना करो, मोदी के लिए उन्होंने कहा कि मोदी जी इतना बड़ा आरोप लगाते हैं उनके ऊपर, बहुत बड़ा आरोप है, एक देश को बांटता है राहुल। उन्होंने जवाब दिया इसका कि मैं देश को नहीं बांटता, मैं देश के 90% लोगों को सशक्त करने की बात करता हूं। और उन्होंने ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ाएगी हमें नहीं मालूम, और बढ़ाना चाहिए। मोदी जी ने अभी एक कुंभ के बाद में दलितों के, खासतौर से जो सफाई कर्मी थे, उनके पांव धोए। एक प्रतीकात्मक ही करते हैं वो सारे, टोकनिज्म है बीजेपी में और मोदी जी में और संघ में सारा। और बड़ा उसका प्रचार हुआ कि देखिए मोदी जी जो है सफाई कर्मचारियों के पांव धो रहे हैं, बड़ा सम्मान दे रहे हैं। राहुल ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना शक्ति और धन के सम्मान कैसा? अगर कोई भूखा आदमी है तो उसका आप सम्मान देने से काम नहीं चलेगा, उसको रोटी दो, उसको शक्ति दो, उसको धन दो, उसको अपने पांव पे खड़ा करो। तो ये राहुल है। राहुल जो है हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के समाज में, हिंदुस्तान की सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, एक बड़ा फर्क डाल रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की बात इसलिए क्योंकि आज सुबह से शाम तक राहुल गांधी नजर आ रहे थे। सुबह आर्टिकल में, अगर जिन लोगों ने आर्टिकल पढ़ा हो वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो आर्टिकल बेस्ड था व्यापार पे और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां भारत पर राज किया, उसका उदाहरण देते हुए मोनोपोली कैसे आपको प्रभावित कर सकता है, वो यहां एकाधिकारवाद जो है वो कैसे उसके गिरफ्त में कैसे देश फंसता जा रहा है, ये सारी बातें यहां पर राहुल गांधी ने आज कही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, राहुल गांधी के कदम भी आगे बढ़े। दिल्ली से निकल के नागपुर, नागपुर से निकल के अब मुंबई पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी वहां थोड़ी देर बाद भाषण देंगे। लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ राहुल गांधी पे नहीं, ट्रंप की बात अभी कर रहे थे शकील अख्तर जी, आपने सुन लिया। ट्रंप जो हैं वो जीत चुके हैं ऑलमोस्ट, कह लीजिए। रिजल्ट अभी कुछ एक स्टेट्स के आने बाकी है, लेकिन ओवरऑल 277 वोट्स तो उनको मिल ही गए हैं। जो 270 चाहिए उससे ज्यादा 7 मिल चुके हैं, और बाकी भी हैं स्विंग स्टेट्स में, वो जीत जाएंगे। उस पर स्पेशल कार्यक्रम हमने किया था, आपने देखा होगा। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आज सीधा सीधा एक फटकार अजीत पवार को भी लगाई है, उनकी पार्टी को भी, कि आखिर जो घड़ी निशान है आपके पास जो एनसीपी का है, उसके नीचे आपने डिस्क्लेमर क्यों नहीं लगाया। और यही शिकायत जो है वो शरद पवार की तरफ से की गई थी। और क्या इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा, और इसका असर क्या देश की राजनीति पर जो कुछ चल रहा है उस पर पड़ेगा? जरा राजू जी आपसे समझना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट और लगातार, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत सारे मामले हैं, लेकिन और अब सीजेआई साहब रिटायर हो रहे हैं 10 तारीख को, उससे पहले बहुत कुछ आ रहा है। लेकिन यहां पर इसका असर, खासकर अजीत पवार वाला जो मामला है, यह मामला कितना असर वहां महाराष्ट्र में पड़ सकता है? दूसरी बात, कितना असर यहां राहुल गांधी जो संविधान की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, इसका कितना असर पड़ता हुआ आपने लोकसभा के चुनाव में देख लिया। अब विधानसभा चुनाव में, नॉट ओनली सिर्फ यहां नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, झारखंड में चुनाव है, उपचुनाव है कई राज्यों में, उस पर भी पड़ता हुआ कितना देखते हैं आप?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आज के जो फटकार लगाई है अजित पवार को, वो कुछ दिनों से गई, कुछ महीनों से ऐसा हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का रिलेवेंस ही चला गया था। शायद हमारी जिंदगी में या देश की जिंदगी में और संवैधानिक भारत में सुप्रीम कोर्ट इनसिग्निफिकेंट सा लगने लगा था। तो कुछ ना कुछ करना जरूरी था, तो उन्होंने ये डिस्क्लेमर छापना और 2-4 चीजें ऐसे बुलडोजर पे वो जो निर्णय दिया, तो ये डिस्क्लेमर असल में एकनाथ शिंदे को भी लागू हो जाता है, क्योंकि उनका भी गुट जो है, उनकी तीर कमान को भी डिस्क्लेमर लागू हो जाता है। वो तो अगर फिर उद्धव जाएंगे तो हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत लंबा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक साइकोलॉजिकल वॉर में अजीत दादा पहले ही हारे हुए हैं, तो और उनको डैमेज होगा, और ये डैमेज कंट्रोल होने से बाहर है, क्योंकि अजीत दादा सबसे कमजोर कड़ी है महायुति की, और उनको डैमेज पे डैमेज होते जा रहे हैं। उनकी पत्नी हारी अपनी बहन के सामने, सुनेत्रा जी पवार हारी थी सुप्रिया सुले जी के सामने, अब वो खुद खड़े हैं अपने दूसरे भतीजे के सामने, तो वहां भी पवार, सीनियर पवार यानी शरद पवार एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि बारामती तो शरद पवार के अंडर ही आती है, तो वहां भी हुआ हो सकता है अजित पवार हार जाए। अब उनको बीजेपी का भी कोई बड़ा सहारा नहीं, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस उनके दोस्त हैं, वरना आरएसएस वाले उनसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये भी एक स्थिति है। और ऊपर से एक बात हुई है कि अजित पवार के कमजोर होने से अब सीधा मुकाबला द्वंद्व जो है अंदर महायुति के अंदर, वो फडणवीस और शिंदे में हो रहा है, और फडणवीस की जो वो डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते शिंदे के खिलाफ, तो उनकी तरफ से राज ठाकरे बोल रहे हैं। ये महाराष्ट्र में स्थिति इस तरह से है। अब ऊपर से राहुल गांधी ने जो सुबह जो आर्टिकल लिखा, उसका बहुत गहरा परिणाम हिंदुस्तान की राजनीति पर होगा, क्योंकि हम आज तक बहुत सालों से अमेरिका से कुछ ना कुछ लोकतंत्र के बारे में सीखते आए हैं। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की वजह से अमेरिका अब भारत की तरह देखेगा कि लोकतंत्र में क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रम्प चुनाव जीत चुके हैं। आपको मैं 2 सेकंड में एक बात बताता हूं, मैंने आपके लिए खास ये अपने प्रोग्राम के लिए, वहां वैनिटी फेयर नाम की एक मैगजीन है, वहां अभी तक गोदी मीडिया नहीं है, तो उन्होंने इमीडिएटली यानी ट्रम्प के जीतने के बाद ही उन्होंने लिखा कि 32 felony counts, 1 conviction, 2 cases pending, 2 impeachment और 6 bankruptcy और 4 और साल दे दिए उनको। तो ऐसे व्यक्ति जब अध्यक्ष हो जाते हैं, तो राहुल गांधी का हिंदुस्तान जैसे सबसे बड़ी बड़े लोकतंत्र में होना, और उनका कहना कि 90% लोगों की आवाज ही और या भागी साझेदारी ही नहीं है, ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वहां भी आपने देखा कि यहां पर अडानी जैसे हैं, वैसे वहां इलॉन मस्क ने जिस तरह से ट्रम्प की प्रचार में और सारी सभाओं में या पूरी प्रोपेगेंडा में हिस्सा लिया, अपना प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर यूज किया, उसका इस्तेमाल किया, सच को झूठ की तरह और झूठ को सच की तरह फैलाया, ये सारी चीजें लोकतंत्र के लिए, सारी दुनिया की, क्योंकि अमेरिका एक लोकतंत्र का कांटा है देश दुनिया का, तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता था। उसी वक्त हिंदुस्तान में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और वो उनका राहुल गांधी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से नेहरूवाद का जो परचम है वो फहरा रहे हैं, और वो एकदम काबिलियत से फहरा रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना कि उन्होंने एक बात बहुत कही, बहुत पहले मैंने ये ट्वीट डाला था इसी तरह का, ये इससे रिजेम्बलेंस है कि भारत को गुलाम ब्रिटेन ने नहीं बनाया था, भारत को पहले गुलाम ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, और बाद में वो ईस्ट इंडिया 1857 का बगावत के बाद विक्टोरिया रानी ने ये तय किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं हो रहा, हम अपने हाथ में लेते हैं। तो ये अडानी और जो चुने हुए 2-3 लोग हैं गुजरात के कॉर्पोरेट, ऑलिगार्क कह सकते हैं उनको, वो जिस तरह से अपने संसाधनों पे कब्जा करते जा रहे हैं, जल जंगल जमीन पे भारत के, वो चीज सिर्फ लोगों को नहीं, गरीबों को नहीं, मध्यम वर्ग को नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट कॉम को, एंटरप्रेन्योर्स को और नई प्रतिभा को जो एंटरप्रेन्योरशिप में आती है उनके लिए खतरा है, और उनको दबा रही है, उनको कुचल रही है। और ये बात बहुत घातक है एक देश के लिए, इतने बड़ी लोक संख्या और डेमोग्राफिकली यंग कंट्री के लिए। ये राहुल गांधी ने सही पकड़ा है,
और इस बात का बहुत दूर तक परिणाम होगा। सिर्फ अभी देखिए, कोर्ट भी ज्यादा दिन तक बीजेपी के पक्ष में या मोदी शाह की गोद में नहीं रह सकता, ना मीडिया रह सकता है। आज भी उन्होंने नरेंद्र मोदी पैरोडी अकाउंट का ट्वीट पढ़ के अपने ट्रंप की जीत का हर्षोल्लास मनाया। तो उनकी जो फजीयत हो रही है, हंसी हो रही है, उसके ऊपर और राहुल नमक छिड़क रहे हैं। और राहुल गांधी के जो भाषण है, उनका लेखन जो है वो इतना नुकीला बनता जा रहा है और मोदी जी को इस तरह से चुभ रहा है, क्योंकि 10 साल की निरंकुश तानाशाही करने के बाद अगर आपको इस तरह से धीरे 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 खिसकती कुर्सी दिखाई दे, तो आप समझ सकते हैं आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंड वहां सत्ता में आए तो भी उसका मजा आपका खट्टा हो जाता है। वही आज मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ हुआ है। बिल्कुल राजू जी, आपको रोकना चाहूंगा, जरा इधर चलते हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें सीधे बीकेसी मुंबई से, ये तस्वीरें स्वाभिमान रैली, अभी अभी इन लोगों ने 5 सूत्री अपना जो गारंटी है, पंच गारंटी, इसको इन्होंने लॉन्च किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीर। नाना पटोले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और तमाम नेता, वरिष्ठ नेता, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर उद्धव ठाकरे और फिर शरद पवार, ये तमाम नेता मंच पे मौजूद हैं। और इन लोगों ने ये महाविकास अघाड़ी की ये रैली, और इस रैली में इन लोगों ने अपना जो अपनी गारंटी है, ये चुनाव को लेकर जो 20 तारीख को मतदान है उसको लेकर गारंटी यहां पर इन लोगों ने लॉन्च कर दी है। कौन कौन सी गारंटियां हैं ये हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। नाना पटोले अभी बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी जैसे ही यहां पर भाषण देने आएंगे, हम आपको सीधे राहुल गांधी की बात आप तक पहुंचाएंगे, उनके भाषण को सीधे पहुंचाएंगे आप तक। तो ये चल रहा है यहां बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में ये कार्यक्रम, महाराष्ट्र में स्वाभिमान सभा, ये रैली चल रही है, स्वाभिमान सभा, और इसमें ये तमाम नेता मौजूद हैं। ये बातें और यहाँ जो कुछ जो भाषण, जो बातें आएंगी हम आप तक पहुँचाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ जो देश में चल रहा है, कैसे चुनाव बदल रहा है, चुनावी माहौल बदल रहा है। जरा जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। आप स्वाभिमान सभा भी देख रहे हैं और इधर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो भी देख रहे हैं, उसके अलावा उधर अभी आप देख कर आए हैं झारखंड में, क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है अजीत पवार की पार्टी के साथ, तो उनके सिंबल के लिए डिस्क्लेमर अखबार में विज्ञापन छापने की बात की है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत करारा कमेंट चुनाव आयोग के ऊपर है। ये सिंबल उनको चुनाव आयोग ने दिया था और दोनों पार्टियों को बांटने का काम जो है उनकी पार्टियों के फूट में उसको वैधता देने का काम, स्वीकारता देने का काम, वो काम इलेक्शन कमीशन ने किया था। आप सोचिए, शरद पवार जो इस पार्टी के फाउंडर हैं, जिनका पूरा संगठन है पार्टी में और लोकसभा इलेक्शन में दिखाई भी दे गया, उस पार्टी का चुनाव चिन्ह स्प्रिंटर ग्रुप को, यानी जो पार्टी तोड़ के गए, उसको मिल गया। यही काम शिवसेना के साथ किया चुनाव आयोग ने। और मैं दावे के साथ राजीव जी कह सकता हूं, जिस तरीके से राजीव कुमार और चुनाव आयोग का बर्ताव है, अगर चुनाव के पहले अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में आ जाते, यही चुनाव आयोग इनका घड़ी का सिंबल फ्रीज कर देता, बैन कर देता उसको जी। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत शार्प कमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, वो दरअसल इलेक्शन कमीशन की तरफ लिया है। अजीत पवार तो उसका एक कैरेक्टर है, एक्शन तो जो कानूनी जामा है वो तो चुनाव आयोग ने पहनाया था। प्रशांत जी, थोड़ा सा ले चलते हैं सीधे। राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट या 2 मिनट जो भी है, क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, फिर आप तक आता हूं। सीधे चलते हैं, राहुल गांधी के इस भाषण को सुनिए। स्वाभिमान सभा मुंबई में ये भाषण दे रहे हैं, तमाम महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता मौजूद हैं और यहां इन्होंने अपनी गारंटी लॉन्च कर दी है। संविधान को खत्म करना चाहते हैं, सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है।
पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। यह इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाली है। उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। आप जानते हो, मुंबई जानता है, महाराष्ट्र जानता है कि धारावी की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन, आपकी जमीन, गरीबों की जमीन, आपके आंखों के सामने आपसे छीनी जा रही है। पूरी दुनिया जानती है। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन आपके आंखों के सामने, दुनिया की आंखों के सामने 1 अरबपति को दी जा रही है। आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो एप्पल आईफोन की फैक्ट्री हो, चाहे वो हवाई जहाज बोइंग का यूनिट हो, आपसे छीनकर दूसरे प्रदेशों में चले जा रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है इन प्रोजेक्ट से। सारे के सारे आपसे छीनकर गुजरात की ओर चले गए। सेमीकंडक्टर प्लांट, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे जो आपके थे, जिससे आपके युवाओं को फायदा मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, ये एक के बाद एक आपसे छीन लिए गए। आपकी जमीन छीनी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन छीनी जा रही है, आपके प्रोजेक्ट्स छीने जा रहे हैं। यह है बीजेपी की सरकार। आपको कहते हैं कि आपको हम पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे।
मगर हमने आंकड़े निकाले, बीजेपी की सरकार में आपके साथ क्या किया जा रहा है। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इनको अगर आप जोड़ें तो बीजेपी की सरकार हर साल महाराष्ट्र के हर परिवार से 90,000 रुपए छीनती है, आपके जेब में से निकालते हैं और सीधा अदानी, अंबानी ऐसे लोगों की जेब में डालते हैं और फिर आपसे कहते हैं। तो यहां सुन रहे थे प्रशांत जी, राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं और अदानी का मामला हो या बीजेपी के जो दूसरे करामात हैं उसका मामला हो, कैसे सरकार छीन कर बैठ गए, कैसे रुपए, कैसे जांच एजेंसियां, ये सारी बातें यहाँ रखते हुए, संविधान का जिक्र करते हुए सब कुछ यहाँ कह रहे हैं। 5 गारंटी इन लोगों ने लॉन्च की है और उन 5 गारंटियों में सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि फार्मर्स के जो किसानों के की कर्ज माफ़ी 3 लाख रुपए तक, अभी तक 2 लाख रुपए की बात होती थी, 3 लाख रुपए तक। उसके अलावा भाग्य लक्ष्मी योजना जिसमें हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपये पर मंथ, 3,000 रुपये पर मंथ, और बस ट्रेवल फ्री जो योजना कर्नाटक में है और जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच अभी तकरार है। तीसरा जो है, तीसरी योजना है कि फैमिली हेल्थ प्लानिंग, इनकी हेल्थ इंश्योरेंस में 15 लाख रुपए तक का ये, और चौथा कास्ट सेंसस यानी जाति आधारित जनगणना, और 5वां जॉब टू अनएम्प्लॉयड यूथ्स, ये है बेरोजगारी दूर करने के लिए उनको रोजगार, युवाओं को। ये 5 इनका मुख्य है। इसके अलावा इस 5 में अलग अलग सबके एक के अलग अलग पार्ट हैं। ये इन्होंने लॉन्च किया है। बाकी राहुल गांधी जो कह रहे थे अभी आप सुन रहे थे, जरा यहीं से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए राजीव जी, मैंने राहुल गांधी का आर्टिकल भी पढ़ा जो सुबह उन्होंने लिखा अखबार में, और ये बातें राहुल गांधी काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने उसको एक जो है स्ट्रक्चर दिया है उस पूरी डिबेट को, क्योंकि संदेश ये जा रहा था कि राहुल गांधी उद्योगपतियों के खिलाफ है। उस संदेश को ठीक करने के लिए ये आर्टिकल काम का है कि राहुल गांधी केवल और केवल क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ है। ये बात कई बार वो बोलते हैं, लेकिन उसका संदेश जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो हिंदू मुसलमान करने वाला मीडिया है, वो उसको अलग ढंग से लेता है। तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरा, वो बड़ा एक साफ साफ रोड मैप दिखा रहे हैं कि जो इनोवेशन है, जो कुछ नया बना रहा है, उन्होंने लेंस कार्ड का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कई और नए प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया। तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक कुछ नया कर आ रहे हैं। आप देखिए कि आप बाजार में चले जाएं, अडानी क्या बनाते हैं, ये ट्रेडर हैं केवल, ये कोई इनोवेट नहीं कर रहे हैं। अगर अमेरिका के उद्योगपतियों से आप तुलना करेंगे तो अमेरिका के उद्योगपति इनोवेट करते हैं जी। जो स्टार्टअप है वो इनोवेट करता है, नया चीज लेकर आता है बाजार में, और उसके बाद वो लोगों को सुविधाएं भी देता है। तो राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं, और 80 के दशक में यही इनोवेशन वाली जो इकोनॉमी है, ये रोनाल्ड रीगन अमेरिका में लेकर आए थे, जिस अमेरिका को आज हम देखते हैं कि दुनिया पे टेक्नोलॉजी में वो रूल करता है, इंडस्ट्री में वो रूल करता है। एक बात। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आरक्षण की लिमिट 50% से ऊपर 90% की बात कर रहे हैं, वो बात मोनोपोली इंडस्ट्री की कर रहे हैं। ये बड़ा हिम्मत वाला काम है और बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है। मैं मान के चलता हूँ कि 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसकी अभी भी 5 जगह सरकारें हैं और लोकसभा में प्रेजेंस है, राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है, तजुर्बेकार वहाँ पे कई सारे लोग हैं, वो ये जानते होंगे कि ये जो राहुल गांधी का नैरेटिव है, ये किन लोगों को परेशान करेगा। वो उनको परेशान करेगा जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जी।
वो उनको परेशान करेगा जिनके हाथ में मीडिया है, उनको परेशान करेगा जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और तमाम इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए लोग हैं। अगर मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास इस बात को इलेक्शन वोट में कन्वर्ट करने की भी कोई योजना होगी, तब तो ये कामयाब होगा। वरना क्या होगा कि ये वही लोग हैं राजीव जी जिनके खिलाफ आज राहुल गांधी बोल रहे हैं। इन्हीं लोगों ने 15 साल राहुल गांधी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, तो इसकी योजना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी योजना होनी चाहिए। एक बार एक छोटा सा हिस्सा क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, ये सुनते हैं और सीधा फिर सुनील शुक्ला जी के पास आते हैं। जरा फिर से राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुन लेते हैं और फिर सुनील शुक्ला जी के पास आते हैं। सुनिए जरा। 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है, महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। जो बाकी गारंटीज हैं उनके बारे में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जाति जनगणना के बारे में कहना चाहता हूं। आज नागपुर में हमने एक सम्मेलन किया, उसमें हमने जाति जनगणना की बात की। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, मगर आज तक किसी को नहीं मालूम कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। कोई कहता है 50 हैं, कोई कहता है 55% हैं, कोई कहता है 60% है, किसी को नहीं मालूम। और जब हम देखते हैं, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखते हैं, जुडिशरी को देखते हैं, इन सब संस्थाओं में हमें ना पिछड़े वर्ग के लोग दिखते हैं, ना दलित दिखते हैं, ना आदिवासी दिखते हैं, ना माइनॉरिटी के लोग दिखते हैं, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग दिखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में एक ऐतिहासिक कदम लिया जाए, जाति जनगणना किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को यह पता लगे कि पावर स्ट्रक्चर में उनकी कितने हिस्सेदारी है, इस देश में धन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है। इसीलिए हमने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हमारा पहला कदम जाति जनगणना होगा। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया, ऐतिहासिक कदम। पहले सर्वे बंद कमरों में बनते थे, ब्यूरोक्रेट सवाल चुनते थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में
जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जनता से पूछा, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, आप क्या जानना चाहते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, हिंदुस्तान के धन के बारे में, आपकी आबादी के बारे में। और जनता ने हमें सवाल दिए। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे ही जाति जनगणना होगा। और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। अगर यह संविधान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा। जो भी आज आपको मिला है, चाहे ये IITs हो, IIM हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, आपकी जमीन की रक्षा, ये सब संविधान करता है। अगर आज अदानी जी पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है तो यह संविधान के कारण रोक लगी हुई है। और यह जो किताब है, यह सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है। उन सब की आवाज इस किताब में है। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, RSS और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव का समय है। आपकी जो पिछली सरकार थी वो आपके हाथों से चोरी की गई। तो सुन रहे थे आप, यहाँ आपकी जो सरकार थी वो आपके हाथों से चोरी की गई। और यहाँ ये कह रहे थे राहुल गांधी लगातार संविधान को दिखाते हुए अपनी बात रख रहे हैं। और आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। यहाँ पे सीधे आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी, थोड़ा ये ज़रूरी भी था कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, महाराष्ट्र की धरती से क्या पैगाम देना चाहते हैं, सुन लिया जाए। हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर चर्चा हो। कैसे आप देखते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को और यहाँ से महाराष्ट्र की राजनीति को? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी का यह भाषण महाविकास अघाड़ी या इंडिया दल समूह का जो मुद्दा है पूरे देश भर में जो राहुल गांधी ने बनाया हुआ है, उस मुद्दे की निरंतरता को बनाए रखने की कोशिश है। और यह आवश्यक भी है। लोकसभा के चुनाव में जो यह परिणाम आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, वो बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सकी, उसमें यह राजनीतिक मुद्दे ही बहुत कारगर थे। चाहे वो संविधान के को खत्म करने का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समूह का प्रतिनिधित्व देने का सवाल हो,
जाति जनगणना का मुद्दा हो, ये इन्हीं मुद्दों ने ही एक माहौल बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि ये मुद्दे अब उस तरीके से प्रभावी न रह जाए जो लोकसभा के चुनाव में थे। लेकिन राहुल गांधी ने उस अपने मुद्दों को एक प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है, और ये मुद्दे हैं भी। महाराष्ट्र की जो स्थिति है, महाराष्ट्र में चाहे आरक्षण का सवाल हो, मराठों के आरक्षण का आंदोलन सबके सामने है, धनगर बिरादरी का जो आरक्षण का मुद्दा है वो सबके सामने है, विदर्भ के नए राज्य बनाने का जो मुद्दा है जिसका आश्वासन दे चुकी थी बीजेपी और उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, वह विषय हो, तमाम ऐसे विषय हैं जो लोगों के बीच में महाराष्ट्र में विमर्श में है। उन सभी विषयों को राहुल गांधी ने बड़े प्रभावी तरीके से रखा और ये बात इनको कहनी पड़ेगी। इससे अलग हटना संभव नहीं है और हटना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी बात कभी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो केवल उन्हीं की बात करेगी। आज देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या कहा कि राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी लिए घूमते उसमें वो लाल रंग का क्यों? सवाल इस बात का है कि जिस प्रकाशक ने उसको छापा है उसने लाल रंग का ही छापा है। जिस प्रकाशक ने उस संविधान की इस कॉपी को छापा है वह कॉपी उसने गृह मंत्री को भी दिया है, अमित शाह जी को, उसी लाल रंग के कवर के साथ। तो यह आप इस विषय से विषयांतर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। लेकिन कांग्रेस की, अब इंडिया दल समूह की या महाविकास अघाड़ी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इन सभी मुद्दों को लोगों के बीच में बनाए रखें। रही बात कि एक स्थिति अभी है कि जो आज सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है अजीत पवार के बारे में, अजीत पवार को तो महाराष्ट्र की जनता पहले से ही खारिज कर चुकी है। अगर आप देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव पहला चुनाव है जिसमें अजीत पवार की लोकप्रियता या उनके साथ जन समर्थन का मूल्यांकन होना था। क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव में 1 सीट जीती अजीत पवार और 3 से 4% उनको वोट मिला। वो तो दावेदार थे शरद पवार की पूरी वोट की हैसियत के। तो लोगों ने इस डिस्क्लेमर के बगैर उन्होंने खारिज कर रखा है। वह घड़ी चुनाव चिन्ह के उत्तराधिकारी नहीं है और देश के किसी कोने में ऐसा नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति ने, जिस राजनेता ने, जिस संगठन ने अपने मतदाताओं को तैयार किया हो, अपने समर्थकों को तैयार किया हो, उसके विरासत को और लेके चला जाए। एक देश के किसी कोने में नहीं हुआ। उसकी विरासत उसी के पास गई है, मतदाता और समर्थक उसी के साथ गए जिसके पास विरासत गई है। चाहे आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए और चाहे आप स्टालिन साहब को देख लीजिए, चाहे आप टीडीपी को देख लीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो किसी कोई अन्य व्यक्ति उसको लेके चला जाए। अजीत पवार साहब के साथ भी स्थिति यही है। वही स्थिति आप शिंदे साहब की आप देख लीजिए। शिंदे साहब, शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के समर्थकों को तैयार किया, उनको सोच दी है, उनके सोचने का तरीका दिया। उस बाला साहब ठाकरे की विरासत तो उद्धव ठाकरे के पास है। जब वो राज ठाकरे उस विरासत को नहीं पा सके तो शिंदे साहब कहां से पा जाएंगे? कहां संभव है? 2024 का चुनाव भी आपके सामने है। स्थिति यह है कि महाविकास अघाड़ी अपने मुद्दों के साथ, अपने मुद्दे प्रमुखों के साथ, और महाविकास अघाड़ी के जो तीनों प्रमुख संगठक हैं, भारतीय जनता कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन तीनों के पास अपना जन समर्थन है। और ये तीनों ने अपना जन समर्थन लगातार 14, 19 और 24 के चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। उनका जन समर्थन घटा नहीं है। कांग्रेस के पास 16 से 18% का मत जन समर्थन है, वो लगातार बना हुआ है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। शिवसेना और एनसीपी के टूट के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि हो सकता है कि इनके समर्थकों में विभाजन हो जाए, भी विभाजन नहीं हुआ जी। अगर 17% मत प्रतिशत था 2019 के चुनाव में शिवसेना के पास, तो लगभग 13% के आसपास उसका बना हुआ है 2024 के भी चुनाव में। तो इनके और वही उसके दूसरी तरफ अगर आप महायुति की स्थिति देखिए तो महायुति के पास जो जन समर्थन है वो बीजेपी के पास केवल है। उस तरह का जन समर्थन न तो उद्धव ठाकरे, न तो शिंदे साहब के पास है और न ही अजीत पवार के साथ है। जिस 2024 के चुनाव में शरद पवार की पार्टी 8 लोकसभा की सीट जीत लेती है, वहां जबकि 2019 में केवल 4 सीटें जीती थी,
और वहां अजित पवार साहब को केवल एक सीट मिलती है, जो कि एनसीपी माने शरद पवार की विरासत के दावेदार बने हुए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद निश्चित रूप से एक परसेप्शन की जो लड़ाई है उसमें अजित पवार और पिछड़ गए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनको घड़ी चुनाव चिन्ह का उत्तराधिकारी नहीं मानती जी। इस विभाजन के बाद जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव से साबित हो चुका है। इसी और यह जो ताकत है वह ताकत केवल इसलिए है कि इंडिया दल समूह ने या आप महाविकास अघाड़ी इसको कहिए महाराष्ट्र के संदर्भों में इसने अपने मुद्दों को बनाए रखा। चाहे विदर्भ में किसानों का सवाल हो, आप किसानों के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, वहां के कपास उत्पादक किसानों की बात आप नहीं करेंगे, उन्होंने जो वहां के गन्ना उत्पादक किसान हैं उनकी जो समस्याएं हुई उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। और आप केवल बात अर्बन नक्सल और संविधान की लाल किताब क्यों है और अर्बन नक्सल कितने हावी हो गए, आप इसकी चर्चा करके इन मुद्दों से आप मोड़ सकते हैं? संभव है क्या ये? राहुल गांधी ने जो बात की, आखिर पिछड़ों की को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? वो जो बात कर रहे हैं कि सरकार छीनी हुई सरकार है, तथ्य है। सवाल है कि 2014 के अब 2014 के बाद से लेकर के 2024 तक भी आप देखिए ना जी, भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन तो मिला, जन समर्थन लगातार गिरता चला जा रहा है। 122 सीटें 2014 में बीजेपी ने जीती थी, 2019 में घट करके 105 रह गई जी। 2024 का जब चुनाव आया है और जितनी सीटों पर इसकी बढ़त है महायुति की, उसमें कुल 83 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी बढ़त दिखाई पड़ रही है। आखिर आपके पास जन समर्थन क्यों घट रहा है? क्योंकि जनता के सवालों के साथ आप जुड़े हुए नहीं है। जनता के जो मुद्दे उसे आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी तो बात कर रहे हैं महंगाई की, राहुल गांधी तो बात कर रहे हैं रोजगार की। वो कह रहे हैं कि अगर हम महिलाओं को निःशुल्क बस में यात्रा की सुविधा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ये तो बात हो रही है कि जिस महंगाई के कारण से आपके इस राज्य की जनता के ऊपर एक आर्थिक हमले हुए हैं, उस हमले से बचाने की कोशिश है, उसे राहत देने की कोशिश है। वो तो सीधे सीधे लाइन खींच रहे हैं कि जो मोदी जी की सरकार है वो कितने रुपए माफ करती है उद्योगपतियों की, और महायुति की सरकार या इंडिया दल समूह की सरकार किसानों के साथ कैसे खड़ी है। वो ये बताना चाहते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, उनको मुख्य धारा में लाने की क्या योजना है और क्या कार्यक्रम है इंडिया दल समूह के पास? बीजेपी से कोई बात नहीं कर रही है। तो क्या जनता से जुड़े हुए सवालों पे चर्चा किए बगैर आप जन समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं? आप उन समर्थकों को अपने साथ जुड़े रख सकते हैं जो आपके प्रतिबद्ध मतदाताओं के साथ जुड़ करके आपको सत्ता में लाते हैं? संभव है ये? बेचैनी इस बात की है। और महाविकास अघाड़ी के लोगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से कम जनता से जुड़े हुए सवालों को सामने रखा और उस पर वो कायम है, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये बात तो लगातार कही जा रही है। आप देख 24 के चुनाव के बाद ही यह बात एक बहुत तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के बदलने का जो मुद्दा था वह शिथिल हो गया, जबकि तथ्य नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी उस बात को आगे बढ़ा करके यह बताने की कोशिश की है कि हमारे वही मुद्दे हैं जो जनता के सवाल हैं और उन मुद्दों पे हम कायम हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जो अभी भाषण दे रहे थे, अभी आप सुन रहे थे स्वाभिमान सभा, ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और वहां से आज न सिर्फ चुनावी आगाज राहुल गांधी ने भी कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे थे वहां पे, और अभी इस वक्त आप देखिए जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार ये भाषण दे रहे हैं, और महाविकास अघाड़ी यहां कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है उसका नमूना साफ साफ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह, 3,000 रुपए एक महिला को प्रति माह, यानी 36,000 रुपए सालाना, और उसके बाद इतना ही नहीं, इसके अलावा बसों में सफ़र जो है वो मुफ्त, और इसके अलावा भी 4 महत्वपूर्ण गारंटियां यहां पर महाविकास अघाड़ी ने आज जनता के सामने रख दी है। और राहुल गांधी संविधान को दिखा रहे थे, राहुल गांधी बता रहे थे कि देश का संविधान कितना मजबूत है, और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी यहां पर थोड़ा कंट्रोल में हैं।
लेकिन आज अदानी का नाम लेने से भी संकोच नहीं किया राहुल गांधी ने। अदानी का खुल के नाम भी लिया है राहुल गांधी ने इसी भाषण पे, जब वो इसी सभा में जब वो भाषण दे रहे थे, वे आप सुन रहे थे, तो अदानी का नाम इसलिए वहां पे क्योंकि बगल में ही धारावी है और धारावी अदानी के हाथ में है, हिस्से में है, वो सब कुछ आप लोग जानते हैं। मुंबई एयरपोर्ट अदानी के हिस्से में जा चुका है, ये भी आप जानते हैं। तो बहुत कुछ है जो अदानी को धीरे धीरे सौंप दिया गया और इसलिए राहुल गांधी लगातार, राहुल गांधी का सुबह एक आर्टिकल आया, उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। जरा अमलेंदु जी जल्दी से आना चाहता हूं। 8:30 बजे से दोस्तों आप देखेंगे हेमंत सोरेन का लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और सिर्फ हमारे चैनल डीवी लाइव पे। और जेल से निकलने के बाद, उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, चुनावी सभा में अब कूद पड़ते हैं और पहला इंटरव्यू उन्होंने दिया डीवी लाइव को, वो देखेंगे आप। उसमें बहुत कुछ खुल करके यहां पर हेमंत सोरेन ने अपनी बातें रखी हैं और खासकर झारखंड में स्थितियां क्या हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा अभी इसी कार्यक्रम में हम जरूर करेंगे। और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने खेल बिगाड़ा है बीजेपी का वो भी समझेंगे, समझ ही रहे हैं, धीरे धीरे उसको और आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी की बात हम कर रहे थे, जरा उस पर आपकी चर्चा और फिर आगे बढ़ते हैं प्लीज। राजीव जी, देखिए आज राहुल गांधी ने जो यहाँ कहा है अपना स्वाभिमान इसमें सम्मेलन में, यहाँ तो कहा ही है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने नागपुर में संविधान सम्मेलन था उसमें बहुत बातें कही और वो मुझे लगता है कि यहाँ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें वहाँ उन्होंने कही। जैसे जब वो वहाँ चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं रायबरेली की दिशा मीटिंग में शामिल हुआ, वहाँ मैंने अफसरों से अपना परिचय देने के लिए कहा। परिचय शुरू हुआ तो उसमें मुझे दलित ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम नहीं मिला, कॉर्पोरेट से लेकर जुडिशरी तक हमें दलित ओबीसी और आदिवासी समुदाय के लोग नजर नहीं आते। और राजीव जी फिर हम लोगों ने देखा भी, सुनवाया भी कि जब उन्होंने पूछा कि ये दलित ओबीसी और ये कहाँ मिलेंगे, तो जनसमूह था वहीं से आवाज आई जेल में। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि हाँ जेल में मिलेंगे और लेबर में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, मनरेगा की लाइन में मिलेंगे, और ये बिल्डिंग जो है ये उन्होंने बनाई है लेकिन यहाँ वो घुस नहीं सकते। तो ये बहुत मार्के की बात हो जो राजीव जी सीधे दिल में उतरने वाली बात होती है, ये राहुल गांधी ने कही। और बहुत एक तरीके से कहा जाए कि बहुत साधारण शब्दों में बड़ी बात कहना, ये राहुल गांधी ने कला सीख ली है। और मुझे लगता है राजीव जी ये उन्होंने अपने परदादा से सीखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे बहुत साधारण अंग्रेजी में बहुत गंभीर बातें कहा करते थे। और मेरे फादर जो थे वो अंग्रेजी के चूंकि शिक्षक थे, वो कहते थे किसी को अगर अच्छी अंग्रेजी लिखना सीखना है तो उसे पंडित नेहरू को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो राहुल गांधी बहुत साधारण शब्दों में बहुत बड़ी बातें जो कह रहे हैं ये जनता तक सीधे सीधे उतर रही हैं। और राहुल गांधी यहाँ से एजेंडा जो सेट कर रहे हैं उस एजेंडे का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के इसका क्या जवाब दे सकते हैं कि जुडिशरी में या प्रशासनिक मशीनरी में या मीडिया में ये तबके के लोग क्यों नहीं है और क्यों जेलों में और मनरेगा की लाइन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका क्या जवाब दे सकते हैं? तो ये बहुत सारे सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा मारक है। चुनाव आते आते रहते हैं लेकिन राहुल गांधी जो लाइन खींच रहे हैं उस लाइन को मिला पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। और ये मुद्दे महाराष्ट्र के चुनाव में भी काम करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये मुद्दे दिखाई देंगे काम करते हुए। और राहुल गांधी यहां अपनी बात रखते हुए और तमाम नेता, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि शरद पवार और उधर शिवसेना से उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेताओं को भी आप मंच पे देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जरा जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी, इसमें आप कुछ जोड़ना चाहते हैं जरूर जोड़िए। लेकिन यहां से अगर हम झारखंड की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ कैसे अब कुछ दिन बचे हुए हैं सीजेआई के, और उससे पहले कल से कि आज तक जो फैसले आए हैं उसमें कहीं ना कहीं झटका तो जरूर है, चाहे बीजेपी को चाहे बीजेपी के सहयोगियों को, यह माना जाए। और इससे कितना कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। कल झारखंड में परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, कल थे योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ थे मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण को भी आपने सुना होगा, कल सीधा वार कर रहे थे। और अभी से थोड़ी देर पहले आपको हेमंत सोरेन का भी बयान सुनाया था, वो भी सीधा वार कर रहे हैं। ये ताकत जो है, ये कॉन्फिडेंस जो है वो अचानक, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद एक कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछले लगभग हफ्ते भर में ये कॉन्फिडेंस गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या फर्क है और क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, कौन सी टॉनिक ले ली है इन लोगों ने? राजीव जी, हर मैच अलग होता है। खेलों की दुनिया में कहते हैं कि हर दिन नया होता है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ चुका है।
देखिए, आज जो है इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली गारंटी महाराष्ट्र में क्या दी? महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए। राहुल गांधी वही बता रहे थे। यह बहुत बड़ी बात है। महिलाएं जो हैं घर से नहीं निकल पाती क्योंकि उनके पास आने जाने का किराया नहीं होता है। यह एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये देश में काफी दिनों से चल रहा है कि महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सुविधा, मगर इस पे चूंकि गोदी मीडिया बताता नहीं है, लोगों को समझाता नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते, उल्टे महिलाओं के विरोधी हो जाते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का सबसे खास बात यह है कि महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, कुछ काम करेंगी और वो भी 4 पैसे कमाएंगी। सशक्तिकरण होता है इससे महिलाओं का। तो पहली गारंटी जो है वो महिलाओं के लिए है कि बसों में फ्री यात्रा और 3,000 रुपए महीना। ये 3,000 रुपए महीना वापस मार्केट में आता है। राहुल इसी बात को समझाते हैं कि आप गरीब की जेब में जब पैसा डालते हो तो वो वापस मार्केट में आता है और एक साइकिल चलती है। उद्योग धंधे इसी से बढ़ते हैं। देखिए, आज का राहुल का जो भाषण है वो नागपुर में और मुंबई में बहुत अच्छे भाषणों में गिना जाएगा। इससे अच्छा भाषण और क्या होगा? सीधे दिल से उनकी बात निकल रही थी और वहां दिलों तक पहुंच रही थी। हम लोग देख रहे थे यहां से कि लोग जो है किस तरह उस भाषण से कनेक्ट हो रहे थे, बिना पाखंड के, सीधे शब्दों में। देखिए, हमारे यहां जो है सबसे ज्यादा भाषण रिकॉर्ड होगा ये अपने आप में। ये कभी कभी गोदी मीडिया बताता है बड़ी शान के उसमें कि मोदी जी ने इतने भाषण दिए। बिल्कुल दिए, हम भी मानते हैं बहुत भाषण दिए, सबसे ज्यादा दिए, रिकॉर्ड है, इसको लिखा जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में एक काउंटिंग होती है, एक रैंकिंग होती है अच्छे भाषणों की, सर्वश्रेष्ठ भाषणों की, 10 की, 5 की, 100 की, और वो हमेशा की, आज तक के। उनमें मोदी जी का कोई भाषण कभी जगह पा पाएगा? नफरत से, घृणा से, गुस्से से भरे हुए। और एक तरफ ये राहुल के भाषण हैं, लोगों को आगे की तरफ आगे बढ़ाते हुए, भविष्य की तरफ मोड़ते हुए। नेहरू का भाषण जो है नियति से साक्षात्कार 1947 में दिया था, आजादी वाले दिन 14 अगस्त की रात को। वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में गिना जाता है क्योंकि उसमें उन्होंने भारत का भविष्य साइंटिफिक टेम्पर में देखा था, वैज्ञानिक मिजाज, वैज्ञानिक समझ में देखा था। और उसी की बात हम अभी कर रहे थे, इससे पहले हम बता रहे थे, उसी वैज्ञानिक समझ से, उसी साइंटिफिक टेम्पर से कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन यहां पड़ी थी नेहरू के टाइम में। और 19 साल की उम्र में अकेली, 19 साल की उम्र में अकेली 1958 में 1958 अमेरिका चली गई थी हायर एजुकेशन के लिए। यह होता है महिला सशक्तिकरण। और उसी के बारे में हम बता रहे थे कि अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी निश्चित ही रूप से है, लेकिन यहां पे वो फेल हुई, कमजोर साबित हुई दक्षिण एशिया के सामने। यहां 4 हमने बताया प्रधानमंत्री बने जी, हिंदुस्तान इंदिरा गांधी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ये जो राहुल के जो भाषण हैं ये आज मीडिया दिखा नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा हो सकता है असर कम हो। अभी आप कह रहे थे कि बातचीत में थोड़ी वो पड़ रही थी कि अभी राहुल का भाषण हमें दिखाया इतना, बहुत अच्छा दिखाया आपने। अब हम यहां पे उस प्रसंग को लाना नहीं चाहते, सुबह हम इस प्रसंग पे लिख चुके हैं, हम लाना नहीं चाहते इस वक्त। जितना आपने ये भाषण दिखाया राहुल का, गारंटियों की बात हो रही है तो गारंटी हम भी एक देते हैं, किसी और ने दिखाया हो तो कांग्रेसी बता दे। दिखाया होगा किसी ने, पहले नागपुर का फिर यहां। अमलेंदु जी हंस रहे हैं, ये रिकॉर्ड के काम बहुत अच्छी तरह रखते हैं। अमलेंदु जी रिकॉर्ड करके हमें बता दें कि किसी ने दिखाया होगा कौन कहां किसके पास जाता है, किसको क्या। वो हम इस बहस में यहां इस वक्त नहीं पढ़ेंगे। सुबह हम लिख चुके हैं, इसमें बहुत लिख चुके हैं, और आज और भी लिखा है हमने इसको एक बड़े आर्टिकल में, वो भी सुबह आ जाएगा। यहां नहीं आ रहे हम इस पे। तो राहुल जो है वो जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस का है या उन पत्रकारों का है जो आप कर रहे हैं, जो ये समझते हैं
कि विपक्ष के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। राहुल ने आज जो खुद कहा कि मैं एम्पलीफायर हूं, इसी तरह मीडिया भी एम्पलीफायर है। मीडिया भी जो एम्पलीफायर से भी आगे की चीज है। एम्पलीफायर तो कोई आवाज होती है, राहुल कहते हैं आप धीरे बोलते हो मैं पकड़ लेता हूं उसको। मीडिया उससे भी आगे की चीज है कि जो आवाज कहीं सुनी नहीं जा रही, जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज को जाके वहां से निकाल के लोगों तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। मीडिया काम और बड़ा है, उससे भी, नेता विपक्ष से भी ज्यादा बड़ा है। मौन लोगों की आवाज, दुखी और डरे हुए लोगों की आवाज कौन नहीं निकाल पाता? डरा हुआ समाज। राहुल ने उस डर को काफी हद तक खत्म किया है, ये क्रेडिट भी राहुल को जाता है। तो हम बता रहे थे कि राहुल का आज का भाषण निश्चित ही रूप से बहुत अच्छा भाषण है, दिल से निकला हुआ भाषण है। इन्हीं भाषणों की जरूरत होती है। उन्होंने क्या कहा आज राहुल ने? 15% दलित हैं, ये बातें कोई नहीं बताता देश को, लेकिन राहुल ने कहा तो लोगों को याद हो जाएगी। 8% आदिवासी है, पिछड़ा कितना है? वो सबसे ज्यादा जोर जो है जाति गणना पे दे रहे हैं राहुल, और ये बहुत जरूरी है। और इस बात पे किसी ने गौर किया हो या नहीं किया हो, हम बता देते हैं, वो गरीब जनरल कास्ट की भी बात कर रहे थे। बीजेपी वाले भड़काते हैं, ये गोदी मीडिया भड़काता है। राहुल ने गरीब जनरल कास्ट भी कहा कि उनके लोग कितने हैं, उनके लोगों की क्या हालत है। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हां, खत्म कर रहे हैं बस लास्ट, कि पावर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी। राहुल ये बता रहे हैं कि क्यों, वाई। सिर्फ इसलिए नहीं कि जाति गणना करो, जाति गणना करो। जैसे मोदी जी कहते हैं बेटी छीन के ले जाएगा, रोटी छीन के ले जाएगा, माटी छीन के ले जाएगा। कौन ले जा रहा है? सरकार आपकी है 10 साल से। झारखंड का दूर दूर तक कहीं पे भी कोई सीमा किसी विदेश से नहीं मिलती है। कहां से आ गए? ड्रोन से। जिस ड्रोन का आप जिक्र करते हो कि मैं अपने ऑफिस में बैठा रहता हूं, ड्रोन छोड़ता हूं और वो सारी खबरें मुझे लाके दे देता है। ड्रोन से गिर गए नीचे आके झारखंड में, कैसे आ गए वो लोग? तो पावर स्ट्रक्चर में पावर स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी जो इंपॉर्टेंट बात है, वो जाति गणना की हम वही कर रहे हैं, यहां वहां नहीं उलझते, तो वो बहुत जरूरी है। तो राहुल अपनी सारी बातें वही कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने धारावी का नाम लिया और यह बताया कि धारावी की जमीन किसको दी जा रही है। नाम ले लिया अडानी का, और गुजरात का भी नाम ले लिया कि आपके सारे प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं। तो आज के इस भाषण को हम बहुत ऊंचा आंकते हैं राहुल के, और राहुल का यह भाषण जो है महाराष्ट्र के चुनाव में ट्रेंड सेटर बनेगा। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ट्रेंड सेटर बनेगा। क्या आपको भी लगता है प्रशांत टंडन जी, राहुल गांधी का यह भाषण महाराष्ट्र और इसकी गूंज क्या झारखंड तक सुनाई देगी? बिल्कुल राजीव जी, पहली बात की महाराष्ट्र में ऑलरेडी आरक्षण, सामाजिक न्याय, जातिवाद जनगणना, ये सारे मुद्दे हैं। और इसमें आज का राहुल गांधी का भाषण, अभी जो शकील जी कह रहे थे, वो एम्पलीफायर का काम करेगा। अब वो ड्यूटी है कि कैसे ये नीचे तक जाता है, कैसे ये वोट में तब्दील होता है, ये देखने की बात है। मुझे लगता है कि होगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र से जो बातें आ रही हैं वो ये है कि पार्टी टूटने के बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार, और नेताओं में गिने तो पवार और ठाकरे, ये दोनों मजबूत हुए हैं। इनकी पार्टियां मजबूत हुई, इनके संगठन मजबूत हुए हैं। और उसकी छोटी सी झलक हमको दिखाई दी लोकसभा के इलेक्शन में। लोकसभा के इलेक्शन में राष्ट्रीय मुद्दे थे, विधानसभा के इलेक्शन में असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी, नकली एनसीपी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज करके अपना फैसले के जरिए डिस्क्लेमर और इश्तिहार से उसको एक मोहर भी लगा दी, उसको एक लेजिटिमेसी भी दे दी। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि उसके जो बाकी दो पार्टनर हैं, उनके 3 पहिए के ऑटो में 2 पहिए में हवा कम है, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और ये सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या कहेंगे आप? बहुत इम्पोर्टेंट, और इसमें आपसे भी समझना चाहता हूं कि जो हालांकि अब आ गए हैं देखिए भाषण देने उद्धव ठाकरे,
और ये महाराष्ट्र में ये गतिविधियां तेज हो रही हैं, लेकिन एक दूसरी गतिविधियां आप देखिए उधर झारखंड में, और इन सब के बीच जो दिल्ली में गतिविधियां चल रही हैं उस पर ज़रूर मैं आना चाहूँगा। उधर आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की गतिविधियां बड़ी तेज़ गति से चल रही हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव हैं उसके बाद भी, और इन सब को लेकर क्या इसका असर और इसका डर दिल्ली के जो केंद्र की सरकार है उस पर नजर आता है? अगर महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी महायुति हार जाती है, अगर झारखंड का चुनाव एनडीए हार जाता है, इसका असर पड़ेगा केंद्र सरकार के ऊपर। ये साफ साफ संदेश जाएगा कि इस 2014 का जो ट्रेंड है वो बरकरार है। जनता इस पार्टी से, आई सरकार की नीतियों से, कार्यक्रमों से सहमत नहीं है। यही तो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया दल समूह मुद्दे उठा रहा है उसकी बात नहीं करती। हमने झारखंड की बात की, राहुल गांधी संविधान खतरे में इसकी बात करते हैं, राहुल गांधी आदिवासियों को सशक्त करने की बात करते हैं। आखिर जो छोटा नागपुर ट्रेन टैक्स था उसमें संशोधन किसने किया था? आज बीजेपी आदिवासी अस्मिता की बात करती है और संशोधन करके रघुवर दास की सरकार ने किसके चुनौती पैदा की? राहुल, आखिर जो कांग्रेस या इंडिया दल समूह जो सवाल पैदा कर रहा है उसका जवाब क्यों नहीं देती? उसको कहना चाहिए कि नहीं, जो संविधान खतरे में होने की बात कही जा रही है वो गलत है। हम आश्वासन देते हैं ये कोई खतरा नहीं है, जो संविधान है वो उसी के अनुसार चलेगा। आप क्या करते हैं कि इस विषय से लोगों को ध्यान हटाने के लिए आप घुसपैठ की बात उठाने लगते हैं। आप ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पर घुसपैठी आ गए। अरे घुसपैठी आ गए तो कहां गए वो? रघुवर दास जी की सरकार 5 साल रही, कितने घुसपैठियों की पहचान की है? कितने ऐसे लोगों की पहचान कर लिया जिसने कि आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया? और इस सरकार ने कितने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा की यह सबको पता है। गोड्डा में बिजली का घर बना किसके लिए, किसकी जमीन थी वो? और उस बिजली घर से झारखंड को क्या मिल रहा है सिवाय प्रदूषण के? और मिल क्या रहा हुआ? सवाल इसीलिए आप इन विषयों को टालने की बात करते हैं। राहुल गांधी अपने विषय की निरंतरता में लगे हुए, वो उससे हटने के लिए तैयार नहीं, और यही उनकी ताकत है और यही लोगों का उनके पर जो विश्वास का आधार है यही है कि वो अपने मुद्दे से नहीं हटने के लिए तैयार है। और अगर यह मुद्दे प्रभावी होते रहे, जो प्रभावी होते हुए दिखते हैं, झारखंड की भी स्थिति वही है। झारखंड में जो आप कहते हैं कि घुसपैठियों के आने से यहाँ का आदिवासी परंपरा, संस्कृति और कला के ऊपर असर पड़ रहा है, वो तो कह रही है। आप कहिए, आप क्यों आश्वासन देते हैं कि सरना जो कोड है उसको हम मान लेंगे? आदिवासी संस्कृति को तो बचाए रखने, आदिवासियों के धार्मिक विश्वास को बचाए रखने का सबसे बड़ा माध्यम है सरना रिलीजियस कोड। बीजेपी मान ले उसको, उसकी मजबूरी है कि वो सरना के साथ नहीं खड़ी हो सकती। अगर खड़ी होगी तो उसका हिंदुत्व का नारा कमजोर पड़ेगा। हिंदुत्व के नारे से हटना नहीं चाहती, और हिंदुत्व का जो नारा है वह लोगों की समस्याओं के सामने उतना ताकतवर नहीं रह गया जो कहीं पहले होता था जी। वो इसकी आप सबके सामने भी दिख रहा है कि जो 2019 में जो मत प्रतिशत था बीजेपी का, उसमें कितनी गिरावट आ गई। आजसू के मत प्रतिशत में कितनी गिरावट? भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी क्या होगी? 2019 का चुनाव तो बीजेपी अकेले लड़ी थी, फिर लड़ लेती। अगर उसका संगठन इतना ही मजबूत है, केंद्र सरकार की नीतियों से झारखंड राज्य के लोग इतने ही प्रभावित हैं, तो उसको किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता है। 2019 की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते रहते और अकेले चुनाव लड़ते, लेकिन स्थिति है नहीं। उनको ये पता है कि अकेले अपने बूते चुनाव लड़ने का परिणाम उन्होंने 2019 में झेल लिया, जबकि 2024 में उनको सफलता मिली, गठबंधन का उनको लाभ मिला था जी। तो जो सवाल पैदा किया है इंडिया दल समूह ने, वो सवाल झारखंड में भी उतने प्रभावी है। झारखंड में चाहे संविधान बचाओ का मुद्दा हो, आदिवासियों के हक हकूक का सवाल हो, रोजगार का मुद्दा हो, जो रॉयल्टी का सवाल है उसका मुद्दा हो, आदिवासियों के जंगल जमीन का सवाल हो, इन मुद्दों पर बात कर रहे बीजेपी कि उसने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 13 साल तक बीजेपी सत्ता में रही है झारखंड में, 24 साल के उसका पूरा जीवन है झारखंड का। उसको बताना चाहिए कि उसने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। उसकी बात क्यों नहीं करती? और आज घुसपैठ की बात को उठाती है, और घुसपैठ की बात अगर उठा रही है वो भी तो उसके खिलाफ जाता है। घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की नहीं है।
झारखंड की सीमा किसी सीमावर्ती देश से मिलती हो या न मिलती हो, सवाल है कि सीमा की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय बल वहां तैनात होते हैं जी। घुसपैठिए कैसे आ गए? और अगर घुसपैठिए आ भी गए, जिनमें से कुछ की पहचान आपने असम में किया, आपने वहां पे एक रजिस्टर तैयार किया, उस रजिस्टर में ढेर सारे लोगों का नाम नहीं है, वो कहां है लोग? उनको आपने बांग्लादेश भेज दिया, उनको अपने देश से निकाल दिया, क्या किया आपने उनके साथ? तो ये मुद्दे जो बनाने की बात है भारतीय जनता पार्टी के, सभी मुद्दे विफल हो चुके हैं। यह मुद्दे एनसीआर का मुद्दा उन्होंने, एनआरसी का मुद्दा उन्होंने असम में और पश्चिम बंगाल में उठाने की कोशिश की, आज चुप हो गए। किसी राज्य में लागू करने की बात क्यों नहीं झारखंड में कहते कि हम उसको लागू कर देंगे? सवाल ये नहीं है कि सवाल आप जो मूल विषय लोगों के हैं उनसे विषयांतर करने की कोशिश है, और राहुल गांधी उस विषय से हटने के लिए तैयार नहीं, हटना नहीं चाहते, वो हटेंगे भी नहीं। वो इन मुद्दों को लेकर के उन्होंने पूरी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी की, इन्हीं मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी न्याय यात्रा पूरी की। लोकसभा का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े। राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड में हो, इन मुद्दों पर लड़ रहा है, और जनता इन मुद्दों पर उनके साथ है, क्योंकि यह ऐसे मुद्दे हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, उनके जीवन में तब्दीली लाने की क्षमता रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। वह ऐसे कृत्रिम वातावरण मुद्दे बनाना चाहती है जिसके कोई जवाबदेही किसी के पास नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से चलना चाहता हूं, एक बार देख लें क्या कह रहे हैं। अगर हिंदी में बोल रहे होंगे उद्धव ठाकरे तो बेहतर होगा। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। तसंच कोळीवाडे त्यांच्या घशात घालायचं चाललेलं, पण एक सुद्धा कोळीवाडा आम्ही बिल्डर अदानी किंवा कोणाच्याही घशात जाऊ देणार नाही। आमचं हे सुद्धा वचन आहे की कोळीवाडी असोत किंवा गावठाण असोत, कोळीवाड्यांचं अस्तित्व कायम ठेवून आम्ही आमच्या कोळी बांधवांच्या मतानुसार त्या कोळीवाड्याचा विकास करून दाखवू। नाहीतर एक क्लस्टरमध्ये टाकलं तर कोळीवाड्यांना इमारती उभ्या करून दिल्या, मग त्यांच्या जे काही होड्या आहेत त्यांना काय तुम्ही पार्किंग मध्ये लावणार? तू पहिल्या माळ्यावर, तू दुसऱ्या माळ्यावर, तू तिसऱ्या माळ्यावर। आणि मासे सुकवण्याची सोय जी आज कोळीवाड्यामध्ये आहे, किनाऱ्यावरती आहे, ते कोळी लोक माझी ही काय गच्चीमध्ये मासे सुकवणार? तेव्हा एक लक्षात घ्या, ही निवडणूक केवळ शिवसेनेची, केवळ काँग्रेसची किंवा केवळ राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाची नाहीये। हे मुंबईचं आणि महाराष्ट्राचं गुजरातीकरण चाललेलं आहे, ते थांबवण्यासाठी ही निवडणूक आपल्याला जिंकायची आहे। तो तेवर दिख रहा है उद्धव ठाकरे का, और कह रहे हैं साफ साफ कि इसको, महाराष्ट्र को आप गुजरात बनाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, और ये तेवर साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये भी पूरा का पूरा हमलावर हैं। राहुल गांधी ने जो फाउंडेशन शुरुआत जो की, वो आखिर में यहाँ उद्धव ठाकरे उसको और आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी मराठी में समझ पाया हूँ उस आधार पर कह रहा हूँ। आप में से कई सारे साथी मराठी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, आप लोग और बेहतर समझ रहे होंगे। इनके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भाषण है, और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ अब इस कार्यक्रम को आप लोगों से समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ और सीधे ले चलूँगा उधर झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है उसको जरूर सुनिए, इसलिए क्योंकि यहां से एक तस्वीर नजर आएगी। हेमंत सोरेन को जो भरोसा है कि कितनी सीटें ला रहे हैं वो भी बताएंगे वो, और एक तस्वीर नजर आएगी कि हाँ आने वाला चुनाव किस दिशा में जा रहा है। वो जो मैं अभी कह रहा था ना कि आखिर कौन सा टैबलेट खा लिया है इन लोगों ने कि पिछले 5-7 दिनों से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लोग भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जब हम लोग गए थे वहां तो कांग्रेस वहां पर काफी, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी इंडिया गठबंधन के, वो निराश थे। सीधे तो कह रहा हूं मैं, वो निराश थे। वो कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग यहां मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन 3-4 दिनों में कांग्रेसी
जो हैं वो झारखंड में मेहनत करते हुए नजर आते हैं और वैसे ही इधर महाराष्ट्र में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खेल होने जा रहा है, सब कुछ आप सुने यहाँ सीधे हेमंत सोरेन के इंटरव्यू में। और हम लोगों को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुनील शुक्ला जी आपका क्लोजिंग कमेंट के लिए, शकील अख्तर जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे राजू पारोलेकर जी, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आप तमाम साथियों को आपसे विदा लेता हूं, लेकिन सीधे शिफ्ट करता हूं दूसरे लाइव पे और उधर आप देखिए हेमंत सोरेन का लाइव एंड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और जरूर कमेंट